बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आज पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान इस वक्त मैच खेला जा रहा है। कल जो मैच हुआ उसमें एक यकतरफा कार्रवाई हुई और न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट माइटी इंग्लैंड। स्कोर 282 रन, 9 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड, और फिर न्यूजीलैंड ने 283 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। उसमें रविंद्रा ने 123 रन की इनिंग खेली, वो कमाल खेले, लेकिन कॉनवे बहुत आगे गए, उन्होंने 152 रन बनाए, दोनों नाकाबिल शिकस्त रहे। तो इसलिए ये कंफर्टेबल विक्ट्री रही अगेंस्ट इंग्लैंड। ये अपसेट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन गैर मुतवक्को थी। क्रिकेट के साथ कुछ दूसरे मामला वर्ल्ड कप के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार, साबिक क्रिकेटर और साबिक डीजी स्पोर्ट्स भी जनाब तारिक कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। जरा बताइए, जो आज मैच हो रहा है इस वक्त हॉलैंड का और पाकिस्तान का, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को हॉलैंड को एक टर्न वाला समझना चाहिए? देखें, वर्ल्ड कप है और क्रिकेट है, इसमें जो मौजूदा स्टेटस वो ये है, कोई भी टीम आप किसी भी टीम को इजी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी रिलैक्स करेंगे तो वो 5-7 ओवर्स में वो गेम चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्कोर होने शुरू हो गए हैं, 300, 350, मामूली बात है। अभी कल आपने देखा कि किस तरीके से इतना बड़ा बॉलिंग लाइनअप था इंग्लैंड का, और उसको किस आसानी से उन्होंने 12, 13, 14 ओवर पहले 1 विकेट के नुकसान पे उन्होंने स्कोर पूरा कर दिया। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह T20 और अब T10 भी स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल क्रिकेट का टेम्पो चेंज हो गया। अब कोई भी स्कोर आखिरी 10 ओवर में अगर कोई कहे कि जी 100 स्कोर सेफ है, तो वो बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जितने भी हमने मैचेस अभी तक देखे हैं, वार्म अप मैचेस भी और दूसरा ये वाला मैच भी, सारी ऐसी फ्लैट विकेट्स हैं, बैटिंग विकेट्स हैं कि बॉलर का तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और शायद यही ट्रेंड आगे भी चलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही है। देखें, हॉलैंड की टीम भी विन करके आई है, क्वालिफाई करके आई है। व्हाइट बॉल की क्रिकेट में आप किसी को भी इजी नहीं ले सकते। एक मैच में आपने इजी लिया तो वो पूरा आपका टूर्नामेंट खराब कर देगा। जैसे कि आयरलैंड वाला मैच आप हारे थे और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे एक मैच पे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट है। अभी देखें, लेट्स सी। जो कल मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें शायकीन क्रिकेट 1,30,000 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोग समा सकते हैं, लेकिन को 10-12 हजार लोग भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसकी क्या वजह है? दोनों बड़ी टीमें थी, एक फाइनलिस्ट थी पिछले वर्ल्ड कप की, दूसरी विनर थी इंग्लैंड। ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल थी कि 25% शायद नहीं था भरा हुआ स्टेडियम, और इंडिया में जहाँ पे कि दिस इज मेजर एंटरटेनमेंट, क्रिकेट और फिल्म दो उनकी मेजर एंटरटेनमेंट्स हैं। तो वो ग्राउंड का खाली होना और तमाशाई कम होना बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जिस अंदाज में बीसीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिया है, इसको टोटली पॉलिटिसाइज कर दिया स्पोर्ट्स को, और इसमें बिल्कुल उनका कसूर है। शायद उनका ध्यान जो है स्पोर्ट्स से ज्यादा दूसरी चीजों पे है, और यही चीजें ट्रिकल डाउन की है। और मे भी ये इसमें टूरिज्म का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि बंदर की टीम पाकिस्तान आई थी, उससे पहले भी जब देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वो जो बामी आर्मी होती है या फिर बाद में भारतीय आर्मी होती है, ये जाते हैं, मैच देखते हैं, हजारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट, वो नजर नहीं आई। अच्छा, वहां पे टूरिज्म का अच्छा खासा कल्चर है, लेकिन ये एक बात काबिल गौर है। इसको आगे जाकर देखना होगा कि ये टर्न आउट आगे कैसे बढ़ती है, क्या सूरत होती है। मैं नहीं समझता कि आज के मैच में भी हॉलैंड वर्सेस पाकिस्तानी, जबकि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को विजिबली दिए गए, ये एक अलग इशू है जो कि आप समझते हैं आईसीसी से उठाया जा सकता है क्या? ये जो इसके प्रोटोकॉल हैं जो तमाम टीमों को भेजे गए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्टी कर रहा है इवेंट का, इसके हवाले से कोई बात की जा सकती है एट द हाईएस्ट लेवल? देखिए, बिल्कुल मामला रेज होना चाहिए कि मैच स्टार्ट हो चुके हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक जर्नलिस्ट को पाकिस्तान से और स्पेक्टेटर्स को अभी तक वीजा ही नहीं स्टार्ट हुए। तो बिल्कुल ये ऐसी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना जी, कि इंडिया ने इसको टोटली स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया। तो हाँ, तो अदरवाइज ये कोई ऐसी
जो जितने भी नॉर्म्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, इनके बिल्कुल कानूनी तौर पे, और जो बीसीसीआई के अपने जो रूल्स हैं, जो आईसीसी के रूल्स हैं, उसके मुताबिक भी अगर कोई टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो ये बिल्कुल अपने तमाम वो प्रोसेसेस कंप्लीट करके इनको टाइमली वीजा जारी करने चाहिए थे, और नहीं किए तो इससे उनकी जो इंटेंशंस हैं, जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं, वो बिल्कुल सामने आई हैं। अच्छा, अब एक तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एशियन गेम्स में हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था उसमें कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश की थी पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन की परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन इससे पहले ये वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से आपसे एक सवाल ये मैं क्यादत के बारे में पूछ लेता हूँ। जैसे बटलर की बात है, विलियमसन की बात है, कमिंस की बात है, रोहित की बात है और बाबर आजम की बात है। बाबर आजम कोई बहुत बुरे कप्तान नहीं है, लेकिन बेहतरीन कप्तान भी नहीं है, ये बात हमें अब ना चाहते हुए भी मान लेनी चाहिए। ये जो हमारी टीम को इश्यूज हैं, हमारे जो बॉलर हैं वो प्रैक्टिस मैचेस में देखा 90 रन खा रहे हैं, हारिस रऊफ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रन दे रहे हैं। हमारा जो मेन जो हमारी एक क्रक्स होता है किसी टीम का, एक न्यूक्लियस होता है, वो फास्ट बॉलिंग रही है। आप समझते हैं कि हमें ड्रॉबैक रहेंगे अगर हारिस रऊफ उस फॉर्म में ना आए जो कि इनका खासा रही है, या हमारे कप्तान ने फैसला साजी में फाइनल 11 में ये टॉस जीतने या हारने की सूरत में अगर सही फैसले ना किए तो ये हमें जैसे एशिया कप में हुआ था वैसे ही हमें यहाँ पर भी कुछ नतीजे भुगतने पड़ेंगे। देखिए, जितने भी बॉलर्स हैं हमारे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, तो उसकी जगह पे हसन अली को जब मौका मिला है, एक तो ये मुझे थोड़ा सा इस पे मेरी रिजर्वेशन है कि हसन अली से अच्छे बॉलर्स मौजूद थे। बहरहाल अब ये डिसीजन हो गया तो हमें इसी टीम को बैकअप करना होगा, इसी हमें सपोर्ट करना होगा हर फोरम पे। दूसरी जो चीज है ना, आपने कि ये इतने स्कोर्स हो रहे हैं, और आपने देखा कल के मैच में इंग्लैंड के बॉलर्स ने 8-9 की एवरेज से, जो उनके फास्ट बॉलर्स थे 10 से ऊपर की एवरेज से उन्हें स्कोर हुआ। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये फ्लैट विकेट्स हैं, बिल्कुल बैटिंग विकेट्स हैं, उन्हें भी ऐसे ही चाहिए। ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है बेसिकली ये बैट्समैनों की क्रिकेट है, तो इसमें हाई स्कोरिंग गेम्स होगी है। अब ये है कि हमारी टीम किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरीके से हमारे स्पेशली जो मिडिल ओवर्स हैं हमारा वो वीक पॉइंट है। हमारी स्पिनर्स जो है वो अभी तक वो जो स्पिन विकटें थी जैसे कि श्रीलंका में थी, वो वहां पे भी नहीं परफॉर्म कर पाए, तो वो थोड़ी सी हमें है। अदरवाइज बैटिंग भी आई थिंक ठीक है, इफ्तिखार वगैरह दरमियान में क्लिक कर रहे हैं, और इसके अलावा भी ठीक है। सऊद शकील के आने से भी काफी बेहतरी आएगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इफ्तिखार ज़ाहिर है कि लोअर इन द ऑर्डर ही कैन डू वंडर्स, हमने उनको देख लिया है। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ चलिए, आपका तजर्बा पंजाब की सतह पर स्पोर्ट्स के इनकाद, इसकी वेलफेयर, इसकी प्लानिंग और इसके इवेंट्स के हवाले से बड़ा वसी रहा है। एशियन गेम्स बहुत कमिटेड एक डायरेक्ट इवेंट होता है, उसमें हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी। हमारा जो मौजू था उसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम थी। एक तो ये है कि जो हमारे वहां पे दस्ते गए हैं मुख्तलिफ टीमों के जो कंटेंजेंट है, उनको बाज को स्पॉन्सर किया पिक एंड चूज के जरिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, और बाज को ओलंपिक एसोसिएशन ने, बाज अपनी मदद आपके तहत चले गए वहां पे। अब इसमें हॉकी ने का जो डिबैकल है वो आपके सामने है। हमने अच्छा परफॉर्म किया है, वॉलीबॉल में इंडिया को भी हराया 5वीं पोजीशन में आगे, बेसबॉल भी मतलब डिसेंट शो। बिसाइड दिस हमारी क्रिकेट, जो वुमेन क्रिकेट है उसका तो डिजास्टर था। ये वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेले, उसमें हारे, और बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जीता थी 50 और 75 पर आउट हो गए और इवेंट से बाहर हो गए। ये 2 मरतबा हमारी जो वुमेन टीम है ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। बाकी जो खेले हैं उनकी भी खबर जो है वो कोई अच्छी नहीं है। हमारे जो जबरन के नदीम हैं वो अनफिट हो गए। जरा बताइए कि ये कहाँ फुकदान है, ये कहाँ, कब तक हम सबक हासिल करते रहेंगे और बेहतरी के लिए तजावीज क्या है? देखिए राज साहब, कुछ अर्सा पहले हमने इस पे डिस्कशन की थी कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स हैं अदर देन क्रिकेट वो क्यों इतना इन्हतात का शिकार है। देखिए जो पैसा है ना, वो जब तक हम स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे, चाहे किसी भी तरीके स्पॉन्सरशिप हो, कॉर्पोरेट सेक्टर को एम करें,
या गवर्नमेंट जो है वो उसको करे। जब तक हम प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्स में नहीं लाएंगे, ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तान जो है वो मेडल टेबल पे कहीं नजर आया आपको। जितने भी आपके ये जो अभी प्रोस्पेक्ट्स हैं ना, जैसे अरशद नदीम हो गया, ये 2-3 और हैं इस तरह के जो, और वो भी सिर्फ एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे तो एक ही है जो कि आपकी होप है आगे ओलंपिक्स में भी होगी अरशद नदीम, अगर वो फिट रहा तो अदरवाइज तो दूसरा कोई दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है। इवन वो क्वालिफाइंग राउंड भी थ्रू नहीं हो सकते और नहीं होते। तो इसके लिए जरूरी यही है कि इसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इसको टेकअप करना जरूरी है। आप टैलेंट तलाश करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर उनको ग्रूम करें, तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से उनको टेकअप करें। कि पढ़ाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि यही एज है जिसमें छोटी एज में ही जाते हैं स्पोर्ट्स में भी, और इसी एज में आपसे पढ़ना भी होता है। तो मेरी ये इसमें है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके आए, कुछ स्पोर्ट्स उनके हवाले करें, कोई एग्रीमेंट्स करें, बिल्कुल वो सामने आने को तैयार हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और एक एक दो गेम्स जो बड़े हमारे प्राइवेट जो कंपनीज हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको आप दें। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का, उसमें भी यही है कि लोग आने को, उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट आपकी चाहिए होगी, थोड़ी सी आपको यू समझ लें कि आपने उनको गाइड करना है, तो लोग तैयार हैं। और ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा कि कोई अपने बलबूते पे कोई एक आधा प्लेयर निकले, कभी 20 साल में एक दफा वो क्वालिफाई करे और वो आगे जाए, और फिर आगे सैटिस्फाई करके वापस। अच्छा सर, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। हॉकी के खिलाड़ियों के पैगाम आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सेटअप है हॉकी फेडरेशन का, इन्होंने डिस्करेज किया उन लड़कों को जो 11-12 है तादाद में, जो इंग्लैंड में लीग शीग खेल रहे हैं, उनको बुलाया नहीं और नौजवान लड़कों पर मुश्तमिल टीम बना दी और मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। चले, ये बातें चलती रहेंगी, सच्ची होंगी सच्ची नहीं होंगी, ये एक अलग बहस है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हॉकी के मामला में इतना बगाड़ पैदा हो चुका हुआ है, चेयरमैन साहब की या सेक्रेटरी साहब की चले अपनी की पोजीशन है, उनको मलूजे खाते रखते हुए आप कुछ बेहतरी के हवाले से तजावीज तो दीजिए कि जो इस वक्त हम बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल में है जो मायूस कुन है। बल्कि मुझे तो डिप्रेशन हुआ जब हम 10 गोलों से हारे, 10-2 से हार गए इंडिया से। देखिए, इस स्पेशली इस टूर्नामेंट में यानी एशियन गेम्स में, इस इवेंट में आपने देखा होगा कि हमारी तमाम स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी वो इस तरह की थी ही नहीं कि वो जीतने के लिए वहां पे गए। और वो सिंपली मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस कदर वो उनकी डिप्रेशन थी और क्यों वो जीतने के लिए नहीं गए थे। इन अदर वर्ड्स सिंपल वो और इसकी बड़ी रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में कम इनको एक्सपोजर मिलता है, और जो डोमेस्टिक इवेंट्स वो भी जाहिर है चूंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, और दीगर मसाइल हैं, पैरेलल बॉडीज हैं, मेरिट पे बच्चे जो है वो नहीं सामने आ पाते। इन पैरेलल प्राइवेट जो बॉडीज हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की, जिसपे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आप मेरिट पे इनको चुने अच्छे तरीके से स्कूल लेवल पे। ये देखें, बेसिक चीज ये है कि ग्रास रूट लेवल पे आप जाएंगे तो आपको प्लेयर्स मिलेंगे। तो तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा बच्चे आपके पंजाब के सिर्फ स्कूलों में पढ़ते हैं। इन्होंने प्लेयर बनना है, इन्होंने ही पढ़ना है। बिल्कुल। तो अगर सिस्टम आप ठीक करेंगे तो सिस्टम जब ठीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने मेडल टेबल पे मेडल आपने लेने हैं तो फिर ये तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपने क्रिकेट ट्रॉफी एशियन गेम्स के हवाले से हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामईन कलाम, आप जानते हैं कि एशियन गेम्स जो है वो बड़े जोरों शोर से जारी रही हैं और अब भी ज़ाहिर है कि उनका शोरा है और जो मुकाबले हैं वो जारी हैं। बदकिस्मती से हमारी कोई बड़ी जो खेलें थी जिसमें स्क्वाश में हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, फाइनल में हम इंडिया से हार गए। हॉकी में बड़ा एक डिमोरलाइजिंग किस्म का एक रिजल्ट रहा अगेंस्ट इंडिया, 10-2 से हम हार गए।
बाकी खेलों में कुछ में बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन मजमूई तौर पे जो हमारी कारकर्दगी होनी चाहिए कि तारीख के तनाज़ुर में भी वो हमें कहीं खाल खाल नजर आई। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का एक हमें एक एहसास है कि हमारे बाज खेलों में हमारा दस्ता गया और उन्होंने पाकिस्तान का वजूद वहां पर जाहिर किया, पाकिस्तान का फ्लैग वहां पर नजर आया। एशियन गेम्स में कारकर्दगी कैसी रही और आगे चलकर ये जो एक्सपोजर है ये क्या हमें कुछ मदद देगा सबक सीखने के हवाले से या एक तजुर्बे के हवाले से? हम बात करेंगे इरफानुल्लाह खान साहब से। इरफानुल्लाह खान साहब टेनिस के पाकिस्तान के सरकर्दा खिलाड़ी रहे हैं, चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। ये पाकिस्तान की टेबल टेनिस टीम के साथ बहसियत कोच और मैनेजर चाइना में मौजूद थे। अब जी वापस आ चुके हैं इनसे, क्योंकि ये एक तजिया भी कर लेते हैं मुख्तलिफ खेलों का, जो इस वक्त सूरत हाल में बाजार पैदा हुआ है उसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, वहां जो कुछ हुआ उसकी मंजरकशी भी ये कर सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इरफान साहब, सबसे पहले तो मैं तो आपको मुबारकबाद ही कहूंगा, आप जैसे कैसे था, आप टीम को लेकर रवाना हो गए। 3 बच्चियां थी, 2 लड़के थे और वहां पे मैंने जो टेलीविजन पर देखा, आपको भी देखा, मुझे अच्छा लगा कि उस बच्ची में जो उस वक्त सिंगल्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, बड़ा बड़ा अच्छा खेल पेश किया। जरा बताइए ना कि टेबल टेनिस में आप जल्दी बस परफॉर्मेंस समझते हैं पाकिस्तान की? कह सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली हम जो ये टीम लेके गए हैं ये किसी सरकारी खर्चे पे नहीं गई, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड टीम थी अपनी टेबल टेनिस की। तो थोड़ा सा हमारी बिल्कुल नई टीम है, हम सबसे यंगेस्ट टीम थी, थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस दिखाने के लिए ताकि फ्यूचर में हम कुछ बन सकें। तो लिहाजा इससे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे आपके वो गोल्ड मेडल जीतेगी या बहुत अच्छी पोजीशन में लेके जाएगी, लेकिन इस लिहाज से कि पाकिस्तान का फ्लैग उस हॉल में लटका रहे और पाकिस्तान एक कौम की हैसियत से रिप्रेजेंटेशन लाजमी थी कि हम कहीं बेव आउट ही ना हो जाए दुनिया से बिल्कुल ही। तो दुनिया भूल जाती है, आपको पता है, अगर आप ऐसे इवेंट्स में नहीं जाते तो इसलिए ये था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप जरा मुझे बताइए कि वो कौन कौन सी खेलें हैं जिनमें जो हमारी परफॉर्मेंस है वो मायूस कुन रही और कौन कौन सी खेलें ऐसी जिनमें अच्छी और कौन कौन सी ऐसी खेलें जिनमें हौसला अफजा रही? जैसे कि स्कॉश ने अच्छा किया है, शूटिंग की बची है, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया, वो बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन ओवरऑल जो है इतना जबरदस्त नहीं था। वॉलीबॉल में कहते हैं कि 5वीं पोजीशन आ गई, जो कि बड़ी हौसला अफजा है। चौधरी याकूब साहब भी कह कि वहां पर वॉलीबॉल की अच्छी, वॉलीबॉल ने अच्छा किया। इस बॉल का भी कहते हैं अच्छा एक्सपोजर रहा। हाँ, लेकिन जो बड़ी गेमें थी उसमें थोड़ी सी कारकर्दगी मायूस कुन रही। एक अरशद है अपना, अरशद नदीम, वो अपना अनफिट हो गया अनफॉर्चुनेटली, वो उसका बड़ा धचका पहुंचा, उसका बड़ा था, एक एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो था ही था कंफर्म, वो चला गया। हॉकी से थोड़ा सा मायूसी हुई, कुछ अच्छा भी खेले बीच में, लेकिन अफसोस ये जो 10-2 की डिफीट है उसने हमारी आंखें तो कम से कम खोल देनी चाहिए। अब जो पहले 3 मैच जीत गया, फिर बाद में एक धचका लगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। और ये जो 2 बड़ी गेमें हैं इसमें, एक तो वुमेन क्रिकेट जो लास्ट टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट थी, सबसे ज्यादा मायूस कुन कारकर्दगी जो है, अगर आप मायूस कुन कह सकते हैं तो वो वुमेन क्रिकेट की थी, क्योंकि वो बांग्लादेश से हारे, श्रीलंका से हारे। तो यहाँ ही हमने खासा उस पर इंटरव्यू किया भी, बहुत सिलेक्शन पे बहुत किया, एक्सपेरिमेंटल हमारा एक उम्मीद थी वहां गोल्ड की, जो हमने एक्सपेरिमेंटल टीम खिला के तो हमने बर्बादी कर ली अपने गोल्ड मेडल की। इनको पता ही नहीं, शायद क्रिकेट वालों को ये आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट, एशियन गेम क्या चीज है क्या नहीं है। तो वो बहुत धचका था, और वो मैं आज भी कहूंगा कि ड्यू टू बैड सिलेक्शन ऑफ द टीम और बैड कोचिंग जो इस तरह वो खेले हैं, वो बस एक वो था, बाकी तो सब आपको पता ही है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं और जो गिवन फैसिलिटीज हैं, आप उसको नोट करें तो हम उसमें भी बहुत पीछे हैं फ्रेंकली, समझ ना। तो ये जो चंद लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हमें इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए,
बहुत सारे लोग जी वो पुराना हो गया, ये हो गया, ये कुछ चंद लोग रह गए हैं वॉलंटरली, दुनिया में वॉलंटरली कोई ऑफिशियल नहीं रह गए, दे आर ऑल पेड। वो सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं, यहाँ वॉलंटरली लोग काम कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पोर्ट्स चल रही है। और आपका जो गवर्नमेंट का बजट है उसमें 75% जो बजट है वो तो आपकी स्टेब्लिशमेंट पे चला जाता है, उनकी जितने स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उनकी स्टेब्लिशमेंट पे चला जाता है, तो बाकी स्पोर्ट्स तक तो पहुंचता ही कुछ नहीं है। तो पब्लिक जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है उसमें भी क्रिकेट ने खासा दूसरी गेमों को नुकसान पहुंचाया है। क्रिकेट को बहुत स्पॉन्सरशिप है, आम लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं है। जितने भी लोग लगे हुए हैं ये प्राइवेट फेडरेशनों में, एसोसिएशनों में, वो बात ठीक है कि इनकी आपस की लड़ाइयां हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन बाकी जो हालात हैं, मैच नहीं है आपके पास तो बेसिक चीज। अच्छा मुझे ये बताएं, इरफान साहब ये बताएं कि आपकी जो कंटिंजेंट गया था जिसका आप हिस्सा थे, पाकिस्तान की कौमी टेबल टेनिस टीम, क्या इसके अखराजात फेडरेशन ने उठाए, ओलंपिक एसोसिएशन ने उठाए, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसको बेयर किया, या कोई आपने और जरा इसका इस्तेमाल किया? इसका जी टोटली मैं बीइंग वाइस प्रेसिडेंट मैंने किया, कुछ हिस्सा प्रेसिडेंट ने डाला है अपना, तो बाकी टोटली प्लेयर्स का अपना और हमारा ये 2-3 बंदों की कंट्रीब्यूशन थी। नथिंग, नॉट इवन सॉक्स तक स्पोर्ट्स बोर्ड ने दी, किसी ने, मैं कहता हूँ किट तक हमारी अपनी थी, कोई टोटली नथिंग। सिर्फ मेरा ख्याल है वन साइड लाहौर से कराची का टिकट जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने दिया है, लेकिन उसके अलावा कुछ कैंप की रिफ्रेशमेंट जो हमने अपने ताई लगाया हुआ था वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स अपना पाकिस्तान ओलंपिक ने दी, लेकिन नथिंग डूइंग विद द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एक टेडी पैसा नहीं दिया किसी स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको। तो ये जो जिंदा रखा हुआ है पाकिस्तान का नाम, ये इसीलिए ये किया गया कि हम लोगों की नजरों से बिल्कुल ही ना बाहर हो जाएंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप चाइना पहुंचे तो वहां पर जो आपकी बोर्डिंग थी या टू एक्सटेंड लॉज थी, वो एक्सपेंसेस वो किस तरीके से बेयर होते हैं? वो सर $50 पर प्लेयर पर डे देना होता है, ठीक है, तो वो भी हमने खुद दिया। तो दूसरी बात ये है कि एक मैं जरूर चाइना की तारीफ किया करूं, क्योंकि टेबल टेनिस में पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी होती है, इसलिए टेबल टेनिस चाइना की नेशनल गेम है। सबसे दुनिया के हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है जिस कंट्री की, उसकी नेशनल गेम है, वो सबसे ज्यादा टेबल टेनिस खेलते हैं, आप देखते हैं। तो इसलिए हमारा दोस्त है, इसलिए टेबल टेनिस की पार्टिसिपेशन बड़ी नहायत ही जरूरी होती है चाइना में। हमारी टीम वाली इस नजरिए से भी हमने टीम भेजी, हमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमको मेडल जीतेंगे। सेकेंडली ये था कि हम आगे टीम जो है वो नई टीम है, जूनियर बच्चों को भेजा ज्यादा से ज्यादा ताकि इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, तो इसका ये भी बड़ा। चलिए अब हम तवक्को करते हैं कि कम से कम टेबल टेनिस की हद तक जो आपने मिसाल कायम की है, बाकी फेडरेशन जो हैं और जो एसोसिएशन नीचे हैं वो भी इस किस्म की, वो कहते हैं ना कि अपनी मदद आपके तहत अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, फेडरेशन से या ओलंपिक एसोसिएशन से ज्यादा तवक्को ना करें, देखा मैं ऐसे ही ये गिरती पड़ती खेलें आगे चलेंगी, वरना ये जैसे आपने फरमाया कि फिर इनका नामो निशान भी मिट जाने का एहतमाल खदशा मौजूद है। तवस्सुल शजर से उम्मीदें बाहर रख, हमें दुश्मन होना चाहिए। इरफानुल्लाह खान साहब, आपने एशियन गेम्स के हवाले से टेबल टेनिस और मजबूरी जो हमारी परफॉर्मेंस है मुख्तलिफ खेलों में जो नोटेबल खेले हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आप जानते हैं कि आजकल एशियन गेम्स का चर्चा है और हॉकी समेत जो अक्सर खेले हैं उसमें हमारी कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श है, मायूस कुन है। हमारा एक खेल है जो कि भाइयों से बढ़ के कहना होगा कि अब सदी से ज्यादा हो गया है, वो खेला जा रहा है, उसको रिचमैन गेम भी कहा जाता है, वो है गोल्फ। गोल्फ में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई और वो किस नौयत की थी, कैसे हमारा दस्ता यहाँ से गया, ओवरऑल हमारे मुल्क में की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में हम आपको आगाही फराहम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इस सिलसिले में मौजूद हैं ख्वाजा परवेज साहब, जो कि जाने माने गोल्फर भी हैं और गोल्फ के ऑर्गेनाइजर भी हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, आपसे कुछ प्रोग्राम पहले भी गुफ्तगू हुई थी और गोल्फ के बारे में हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक को पता चले कि इस खेल के हवाले से
हम क्या अच्छी खबर सुन सकते हैं, क्या इसमें बेहतरी हो सकती है? जरा बताइए कि क्या पाकिस्तान की जो गोल्फ की टीम थी उसने कैसा परफॉर्म किया, या हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं आगे जाके? देखिए, उसमें मतलब ये है कि जब आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं ना, मतलब कि आपका मुकाबला किन से था, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आपने स्टडी किया हो तो चाइना से मुकाबला था, कोरिया से मुकाबला था, आपका जो मुकाबला था वो जापान से था, इंडिया से भी मुकाबला था आपका, ठीक है। तो समझ लें कि भी जो उनके प्लेयर्स है ना, अगर मैं यही बात क्रिकेटिंग टर्म्स में करूँ ना, उनके मतलब जो प्लेयर्स थे वो सीनियर टेस्ट लेवल के प्लेयर्स थे। तो आप ये कह सकते हैं ख्वाजा साहब, या कहना चाह रहे हैं कि वो आर सिंपली नॉट गुड इनफ? जस्ट नॉट गुड इनफ। देखिए, उनके जो मतलब प्लेयर्स थे, मतलब कोरिया के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने मतलब वर्ल्ड क्लास गोल्फ खेल रहे हैं इस वक्त, वर्ल्ड में उनके टॉप रैंकिंग में नंबर आता है उनका। व्हाट रियली हैपेंड एशियन गेम्स में हुआ था? देखिए, इस दफा पहली दफा ये हुआ है कि एशियन गेम्स गोल्फ में प्रोफेशनल्स को अलाउ किया गया है। नॉन गोल्फर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक है प्रोफेशनल गोल्फर्स हु प्ले फॉर मनी। मुझे ये बताइए कि एशियन गेम्स में हमने प्रोफेशनल भेजे या नॉन प्रोफेशनल भेजे? हमने भेज दिए, हमने प्रोफेशनल्स की टीम नहीं लेके गए, हम टॉप एमेच्योर्स की टीम ले गए, जो हमारे रैंक प्लेयर्स है ना, एमेच्योर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन हमें ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो एमेच्योर, व्हाट हैपेंड, वहां हुआ क्या? हुआ ये कि स्कोर्स जो थी एवरेज थी, ठीक है ना। मतलब सिर्फ एक लड़का जो है ना, सलमान जहांगीर, वो और टोटल बहुत अच्छा खेला, मतलब उसकी स्कोर थी 2 ओवर पार, ठीक है ना। लेकिन वहां जो प्लेयर्स आए हुए थे जो जीते हैं, वो उससे तो कहीं ज्यादा मतलब सुपीरियर गेम खेल के और स्कोर अच्छी ला के वो खेले हैं। मतलब मैसिव मैसिव डिफरेंस। कम से कम हमारे फिर प्लेयर कम से कम टॉप 10 में तो आ जाता ना प्लेयर हमारा, हमें कोई थोड़ा सा सुकून और तसल्ली होती। तो हमारे प्लेयर का तो नाम ही नहीं, कहीं दूर दूर तक मतलब जो है ना, मतलब वो नाम ही नहीं था आया। ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करेंगे या प्लेयर्स को ब्लेम करेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि अब नेक्स्ट एशियन गेम्स है ना, वो तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए, आज से पता होना चाहिए कि हमारा ये रोड मैप है। अब हुआ ये है कि हम इसमें भी, इस खेल में भी नाकामो नामुराद वापस लौटे हैं, जिसको आम आदमी ये समझता है कि ये महफूज हाथों में खेल होनी चाहिए क्योंकि इसके बड़े बड़े कोर्सेज हैं, इसको उमरा खेलते हैं। आपने बताया कि अब गोरबा भी खेल रहे हैं। अच्छा, नहीं, टॉप प्लेयर सारे मतलब हम्बल बैकग्राउंड। जब ये फेडरेशन को पता था कि इस एशियन गेम्स में प्रोफेशनली भी हिस्सा लेंगे, तो फिर इन्होंने एमेच्योर्स को क्यों भेजा? ये शॉर्टकमिंग है। यू कैन कंडेम देम, यू कैन कॉल से कि भी एलिमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंस है और थिंकिंग में मतलब जो है ना कमजोरी है, मतलब प्लानिंग में, स्ट्रेटेजाइजिंग में, थिंकिंग में। मतलब सिंपली स्पीकिंग मतलब कोई ख्वाहिश नहीं थी इनकी कि हम कोई मेडल लेके आए। हमारे एक पार्टिसिपेंट है हॉकी के बारे में, वो वहां पर थे चाइना में, उन्होंने बताया कि हॉकी में भी ऐसे लग रहा था, क्रिकेट में भी ऐसे लग रहा था कि ये कुछ जीतने के लिए नहीं है। तो आपने गोल्फ के बारे में भी ये बता दिया। ये बड़ी तकलीफ की बातें हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसी शख्सियात जो हैं, जो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, खेलते भी हैं, इंतजाम भी करते हैं, उनके मन होने में शायद हमारा गोल्फ में आइंदा के लिए जो जैसे आपने आवाज रेज की है, कुछ बेहतर रास्ता निकल आए। फेडरेशन के जो हमारे बड़े बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन तक पहुंच जाए आपके तवज्जुह से। ख्वाजा परवेज साहब, आपसे गाहे गाहे गुफ्तगू होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गला कदर वक्त में से कुछ वक्त स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया सर ये एलिमेंट। थैंक यू वेरी मच। ये थे ख्वाजा परवेज। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद जावेद शाह, जबकि मुंतजिम आला थे जनाब जावेद अख्तर।